हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। जी हाँ, समकालीन भारतीय समाज कैसा था, उसमें शिक्षा का माहौल क्या था, वो समाज किस तरह था, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे इस प्रथम वर्ष के विषय। इसका नाम है समकालीन भारतीय समाज यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय है जिसकी इकाई 1 के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी जो बाकी के विषय हैं, आईसीटी हो गया, पाठ्यक्रम वाला हो गया, बाल व्यवस्था, बाल विकास, जितने भी विषय हैं उनके ऑलरेडी हम वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। वो सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा। जी हाँ, हमारा खुद का ऐप है, उस ऐप में पूरा कोर्स अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके पूरा कोर्स परचेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बात बता दूं मैं आपको इस प्रथम वर्ष का विषय समकालीन भारतीय समाज की इस इकाई 1 की बात करना है तो भाई मैं आपको बताऊं अगर इस इकाई 1 के बारे में, तो इस इकाई 1 का नाम ही है कि भारत का स्वतंत्रता से आविर्भाव यानी कि इंडिया इमर्जेंस फ्रॉम फ्रीडम, उसकी बात है। यानी कि भारत की जो स्वतंत्रता हुई, ठीक है, भारत देश का जो स्वतंत्रता हुई उससे भारत कैसे निकला, स्वतंत्रता से आविर्भाव, स्वतंत्रता का आविर्भाव है, स्वतंत्रता से आविर्भाव ऐसा आप कह सकते हैं, इमर्जेंस फ्रॉम फ्रीडम, है ना। भारत का जो स्वतंत्रता कैसे मिला, भारत में स्वतंत्रता के समय क्या चीजें हुई, क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से मेन आप कह सकते हो मोमेंट्स चलाए गए, यानी कई सारे, जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वगैरह चलाया था उसके बारे में, और सन 1857 की जो क्रांति हुई थी रानी लक्ष्मीबाई वाली, उस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, उसके फेल होने के कारण क्या थे उसके, तो ये सारी बातें जो आपको इस यूनिट में डिस्कस करने मिलेगी। इसमें नमक सत्याग्रह से लेकर सब कुछ हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह महात्मा गांधी के द्वारा चलाएगा उसकी भी डिस्कशन करेंगे। यानी ये आपको ऐतिहासिक ज्यादा लगेगा, यानी ये जो यूनिट होगी, ये जो चैप्टर होगा आपको हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आ जाते हैं सीधा सीधा इसके ऊपर कुछ खास बातों पर। अगर इसमें अभी अगर यानी कि अभी प्रेजेंट समय में भारत की बात करूं तो भारत के आर्थिक नीति के 3 मुख्य तत्व है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आने वाले जो यूनिट्स है सामने उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आने वाले यूनिट्स में अगर आप बात करेंगे तो इस आर्थिक नीति के 3 प्रमुख तत्व हैं। जी हां, हमारी जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई गई है, उसकी अगर बात करें तो उसमें भाई सबसे पहला उदारीकरण, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, दूसरा है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों पर बाद में हम चर्चा करेंगे, एक शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा भी बताऊंगा, लेकिन ये जान लो कि ये है क्या, ये हमारे नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख तत्व हैं। यानी जब हम आर्थिक नीति बनाते हैं या हमने जो अपनी नई आर्थिक नीति बनाई है उसमें इन तीनों का बहुत ख्याल रखा है। ठीक है, इन तीनों का, किन तीनों का, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और साथ ही साथ वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, इससे विश्वीकरण और ये निजीकरण के ऊपर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आने वाली आगे की इकाइयों में इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी बता दूं उदारीकरण का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले क्या होता था कि अपने देश में हम दूसरे देशों को आने नहीं देते थे व्यापार करने, दूसरे देश की कंपनी को नहीं आने देते थे। फिर हमारे देश में 1992 में 1992 में, जी हां, सन 1992 में नई हमारी आर्थिक नीति बनी जिसके तहत हमने उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन किया। यानी अब हमारे देश में दूसरे देशों की कंपनियां भी आ सकती हैं। अब आज आप देखते हो भारत में कितनी सारी विदेशी कंपनियां हैं, उससे फायदा किसका हुआ, भारत का। भारत के लोगों को जॉब मिला, क्योंकि विदेश से कोई कंपनी आती है तो मजदूर अपने साथ थोड़ी लेकर आती है, वर्कर अपने साथ थोड़ी लेकर आती है, तो भारत के लोग रहेंगे और कोई सामान भारत में बनेगा तो उसका फायदा भारत के लोगों को मिलेगा। तो ये उदारीकरण से फायदा हुआ। दूसरा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। हमारे यहां प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है क्योंकि सरकारी तंत्र में करप्शन कितना होता है आप जानते हैं। जो चीजें सरकार के जिम्मे चल रही हैं, सरकारी विभागों में कितना लेट लतीफा, कितना भ्रष्टाचार है आप जानते हो। प्राइवेटाइजेशन करने से उसमें भी नुकसान है, लेकिन बहुत हद तक ये करप्शन, ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। तीसरा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी कंपनी कहीं भी जाकर सामान बना सकती है, किसी भी देश में सामान बेच सकती है, उसका प्रचार प्रसार कर सकती है। यानी पूरा विश्व ही आपस में जुड़ गया, सारी दुनिया के मार्केट, बाजार जो आपस में जुड़ गए, इसे वैश्वीकरण बोला गया। अब ये टॉपिक्स को बहुत ध्यान में रखना, आने वाली इकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं अपनी यूनिट को, हमारी इस इकाई को। इसमें सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण चीज कि भारत में संघीय व्यवस्था, ये जो संघीय व्यवस्था होती है ना, इसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसे फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ये सब आपने ना सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुका है। अगर आप सब एनसीईआरटी से पढ़े होंगे या एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े होंगे तो संघीय व्यवस्था यानी फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में बात की जाती है। ये संघीय व्यवस्था आखिर है क्या, इन सब की बात हम करेंगे। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सेटअप बनाया गया था, इसके बारे में अगर बात करें
अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं, यानी ये जो एक फेडरल या संघीय व्यवस्था है, ये हमारे संविधान की खासियत है। किसी भी देश में सरकार चलाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। तो हमारे देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम संघीय व्यवस्था बोलते हैं। और ये संघीय व्यवस्था है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार और देश में जो भी सरकार है, उस सरकार की जो पावर है, उस सरकार की जो ताकत है, वो बटी होगी अलग अलग लेवल्स यानी चरणों में। जैसे कि पूरे देश को चलाने के लिए एक संघ की स्थापना, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और उसके बाद फिर पूरे देश को छोटे छोटे राज्य में बांट दिया गया और हर राज्य को चलाने के राज्य सरकार, यानी अलग अलग स्तर पर जो सरकार बनती है उसे ही हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। हमारे देश में 3 स्तर पर बनती है, केंद्र सरकार, फिर हम बोलते हैं राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट जिसे म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। ये शायद आप सब पहले से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मोटी मोटा बता दे रहा हूं कि संघीय व्यवस्था क्या है। ये जो भारत में संघीय व्यवस्था है वो है क्या। देखो, हमारा देश संघीय व्यवस्था पर चलता है, यानी फेडरल सिस्टम पर चलता है, फेडरल सेटअप पर चलता है। अभी फेडरल सेटअप है क्या एक्चुअल में, अगर असल में बात करूं फेडरल सिस्टम है क्या, तो किसी भी देश को जब चलाया जाता है तो कोई ना कोई एक व्यवस्था लगती है, कोई ना कोई मेथड चाहिए, कोई विधि चाहिए। तो हमने अपने देश को चलाने के लिए फेडरल सेटअप किया, यानी फेडरल विधि, यानी कि संघीय व्यवस्था अपना ली। भाई किसी देश को चलाना है तो कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हमने कौन सी व्यवस्था की? संघीय व्यवस्था। यानी हमारी संघीय व्यवस्था है क्या? देश को चलाने की व्यवस्था है, देश की सरकार को चलाने की एक व्यवस्था है। और हमारी ये जो व्यवस्था है, ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ये फेडरल सिस्टम, ये व्यवस्था जो है, इसका मतलब यह है कि भारत सरकार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार होगी। यानी केंद्र के स्तर पर आप देखोगे, देश के स्तर पर केंद्र सरकार होगी, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार होगी, और लोकल निचले स्तर पर हम देखेंगे तो हम पंचायती राज यानी पंचायत वाला सरकारें भी हमारे यहां चलती हैं। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम जिसे कहा जाता है। ये 3 स्तर की सरकारें हमारे हैं। तो जिस भी देश में संघीय व्यवस्था होती है उस देश में अलग अलग स्तर की सरकार होती है। अब संघीय व्यवस्था क्या है, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया है ना। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, ये हमारे देश में सेटअप कैसे हुआ, लागू कैसे हुआ। तो देखिए 1930 ईस्वी पूर्व में, देखो मैं आपको पहले बता दूं कि भारत भले ही आजाद 1947 में हुआ हो, लेकिन भारत को सुधारने की, भारत के जो अंग्रेजों ने भारत के लिए संविधान बनाया था, उस संविधान का यानी ब्रिटिश इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस संविधान को बदलने की, उसमें सुधार करने की जो शुरुआत है ना, समय समय पर होती रहती थी। यानी 1947 के पहले ही बहुत सारी चीजें भारत में हो गई थी जो भारत में आजादी के बाद काम आती, या भारत के आजादी की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो 1930 ईस्वी पूर्व में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी कि 1930 में, ईयर 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिशर जो थे, अंग्रेज जो थे, अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराते थे, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में जो है जिस जिस देशों को इन्होंने गुलाम बना रखा था उन सब देश के मुख्य नेता को बुलाते थे। जैसे हमारे यहां से महात्मा गांधी जी गए थे, अंबेडकर जी भी गए थे, जी हाँ, उस सम्मेलन में भाग लेने, गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, देश विदेश के प्रतिनिधियों को, नरेशों को, राजाओं को बुलाया जाता था। तो इस सम्मेलन में विशेष रूप से देश की भावी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में विचार हुआ। यानी भावी यानी भारत को और अच्छा बनाने के लिए, भारत को और अच्छे से चलाने के लिए, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में हम कैसा संविधान बनाएंगे, इस पर चर्चा होता था। इस गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुआ, और उसी व्यवस्था में, उसी चर्चा में यह प्रस्ताव पेश हुआ कि भाई भारत में संघीय प्रशासन लागू किया जाए। तो सभी पक्ष की ओर से इसका स्वागत किया गया। यानी जब अंग्रेजों ने ये कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था यानी कि ये फेडरल सेटअप, यानी कि अलग अलग स्तर की सरकार बनाएंगे, तो हमारे महात्मा गांधी और बाकी जो हमारे नेता गए थे उन सब ने भी इसको एग्री किया, इसको मान्य किया कि ठीक है, भारत में इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो थोड़ा बहुत तो सुधार होगा। आजादी के लिए तो लड़ते रहना है, उसके लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, पर जब तक आजाद नहीं हो जाते तब तक की व्यवस्था भी तो चलानी होगी ना, तब तक भी तो लोगों के प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। तो वो सब देखने के लिए उन्होंने उस वक्त इस प्रस्ताव को पारित किया, लागू किया गया, और इसको सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। देश विदेश के जो नरेशों थे, हमारे देश के जो राजा नरेश लोग थे, वो इस सम्मेलन में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा गया कि भाई आप लोग बताइए कि भारत में संघीय व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। तो उन सबने व्यवस्था कही थी और इसको मान लिया गया। और आगे चल के जब भारत का संविधान लिखा गया, संविधान सभा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें हमें संविधान निर्माता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो उन्होंने भी, और बाकी हमारी संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो इन सब ने जब संविधान लिखने की शुरुआत हुई हमारे भारत का आजाद होने के बाद, तब उस व्यवस्था को अपना लिया गया। तो इस तरह से संघीय व्यवस्था भारत में आई। ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा। दूसरा टॉपिक, दूसरा है कि आंदोलन के कारण भारतीय शासन तथा राजनीति को विरासत में
क्या मिलता है, ठीक है। तो जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी आंदोलन हमारे यहाँ हुए भाई, उन आंदोलनों से हमें मिलता क्या है, ठीक है, उन आंदोलनों से हमें हासिल क्या होता है ना, रिवॉल्यूशन से, इन सब लड़ाइयों से, जो भगत सिंह ने किया, जो गांधी जी ने किया, जो वीर सावरकर ने किया, या फिर जो हमारे रानी लक्ष्मीबाई ने किया, तात्या टोपे ने किया, मंगल पांडे जी ने किया, जो भी हमारे जो लोग लड़े थे, उन सब ने जो जो आंदोलन किए, ठीक है, उन सब के आंदोलनों से आखिर हमें हासिल क्या हुआ। तो उन आंदोलनों से हमें क्या हासिल हुआ, तो भाई पहली बात कि मोरिस जोन्स के अनुसार ब्रिटिश युग की दूसरी देन आंदोलन। यानी अब देखो, हर चीज में ना अंग्रेज अपने आप को ही बोलते थे कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, भाई कुछ नहीं दिया, सब चुराया, ठीक है। बस हमारा राज नहीं था, हम गुलाम थे, इसलिए हम हर चीज को साबित नहीं कर पाते थे, और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता था हर चीज का, और हर चीज का क्रेडिट हमको मिला नहीं, क्योंकि किया हमने, पर हम पर राज किसका चल रहा है, ब्रिटिश का, तो उसका अधिकार कौन ले गया, राजा, वही लोग राज करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला भी कि आंदोलन जो है किसका दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का। आंदोलन यानी रिवॉल्यूशन भी किसने दिया, अरे मूर्ख लोग, तुम खुद सबको गुलाम बनाते हो और तुम्हारे खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं और तुम अपने आप को आंदोलन का क्रेडिट दे देते हो। तो ये इनकी बात ही छोड़ो भाई, अंग्रेजों की क्या ही बात करना। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो मोरिस जोन्स है, उनके अनुसार कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही आंदोलन में दिया। हाँ, एक तरह से बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स गुलाम नहीं बनाते तो लोग आंदोलन ही क्यों करते, तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को आंदोलन पे मजबूर किया, ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कहना, तो जो कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया, और हमने उसी आंदोलन का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया कि अंग्रेज भारत छोड़े, देश से जाए। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में चलाया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जीता जागता उदाहरण भी है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भारतीयों ने इसका इस्तेमाल किया। आंदोलन के कारण भारत की जो शासन और जो भी राजनीति की बातें वो सारी हमें मिलती हैं, और इसमें क्या क्या चीजें मिलती है। जैसे आंदोलन के द्वारा भारत में एक कह सकते हो आपकी राष्ट्र भावना की जागृति हुई, नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद आया आंदोलन के कारण। देखो आंदोलन के कारण क्या हासिल हुआ, तो मैं आपको ये सब थ्योरी छोड़ के आपको मोटा मोटी याद करने के लिए बताऊं क्या लिखो गया परीक्षा में। सबसे पहले बात, आंदोलन के कारण हमको मिला भाई राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद हमको मिला। आंदोलन के कारण ही तो राष्ट्रवाद आया ना। जब सारे लोगों ने मिलकर स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तो सबको पता चला कि नहीं यार, तुम भले ही बिहार के हो, नहीं यार तुम भले ही महाराष्ट्र के हो, नहीं तुम भले ही साउथ तमिलनाडु, चेन्नई, बंगाल के हो, लेकिन हम सबके ऊपर अत्याचार तो अंग्रेजी कर रहे हैं। तो सबके अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की फीलिंग आ गई, एकता की भावना आई। तो हमें आंदोलन से मिला राष्ट्रवाद, हमें आंदोलन से मिला एकता, ठीक है, हमें आंदोलन से सारी चीजें मिली। हमें आंदोलन से और क्या मिला, हमें आंदोलन से अपने विरासत, अपने खोई हुई विरासत, अपनी संस्कृति, उसको हमने जीने का मौका ढूंढा वापस से, फिर से, है ना भाई। सोचिए, जब जैसे महात्मा गांधी जब लड़ते थे, भगत सिंह जब लड़ते थे, ठीक है, वीर सावरकर जब लड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस जी जब लड़ते थे, तो ये सारा देश जो लड़ रहा था उस समय, ये लोग किसको याद करते होंगे। आज जैसे हमारी सेना लड़ती है तो किसको याद करती है, सेना, भगत सिंह, ये हमारे आइडियल होते हैं। आजकल के युवाओं को देखो आप, कई सारे युवा ऐसे होंगे जो भगत सिंह को बहुत अपना आइडियल मानेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आज भी सुभाष चंद्र बोस को मानेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जो स्वतंत्र सेनानी हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी को बहुत मानेंगे ना। तो ये लोग इतना अच्छा उनको मानते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये लोग लड़े। और अब मेरा सवाल ये है कि हम इनको मानते हैं, ये किसको मानते थे, यानी ये सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये किसको मानते थे, ये मानते थे अपने और पूर्वजों को, वो और अपने इतिहास में जाते थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या तोपे, ये सारे लोग जो थे, ये इंस्पिरेशन में नहीं, पहले इन्होंने काम किया, फिर उनसे इंस्पिरेशन उन्होंने लिया, और उन लोगों से आज हम इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमारा विरासत, हमारी संस्कृति की, हमारे तो खून में बहादुरी है, हम भारतीयों के खून में ही संघर्ष, बहादुरी कूट कूट कर भरा हुआ है। तो वहां से हमने सारी चीजें सीखी, और ये सब कुछ हमें कहां से मिला, ये सब कुछ मिला हमें विरासत में, आंदोलन करके। ये सब कुछ हमको आंदोलन से हासिल हुआ। तो अगर कभी सवाल पूछे कि भारत में आंदोलन से क्या हासिल हुआ, या अंग्रेजों के खिलाफ हमने जो आंदोलन किया उससे क्या हासिल हुआ, ठीक है, तो हम बताएंगे क्या हासिल हुआ। आते हैं अब अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आंदोलन व गांधी इरविन समझौते का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो अब चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, FRTC इसको बोल सकते हैं। वैसे 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को भारतीयों ने बहिष्कार किया था, उसका बायकॉट किया था कि नहीं, हम भाग लेने नहीं जाएंगे भाई, हमको आजादी चाहिए, हमको तुम्हारा कोई गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं आना है। पर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी भाग लेने गए। जी हां, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी और कांग्रेस के लीडर्स भाग लेने गए इंग्लैंड। पहले का बायकॉट किया, बहिष्कार किया, दूसरे में गए। तो यहां पूछा कि गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, और इरविन कौन है, देखो लॉर्ड वाइसराय इरविन, ठीक है, ये लॉर्ड वाइसराय इरविन, ये उस समय में भारत का क्या था,
इरविन, IRWIN, इरविन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जो इरविन था ये हमारे भारत का वॉइसरॉय था, ठीक है, ये हमारे भारत का वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का मतलब जिनको नहीं पता बता दूं कि इंग्लैंड की महारानी खुद तो भारत पर राज करने आती नहीं थी, तो वो राज करने के लिए सेना के किसी व्यक्ति को भेजती थी। तो ब्रिटिश सेना का ये व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड वॉइसरॉय इरविन। ये भारत पे सबसे बड़ा अधिकारी था, ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ी पोस्ट पर ये था उस समय, और पूरे भारत पर यही राज करता था, इसी के ऑर्डर चलते थे। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन व गांधी इरविन समझौता, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये गांधी इरविन समझौता क्या है मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। गांधी इरविन समझौता अगर लिखने आए तो दो लोगों के बीच का समझौता है। कौन दो लोग? गांधी इरविन है तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच का समझौता है। इस समझौते में यह था कि अगर महात्मा गांधी लंदन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो लॉर्ड इरविन क्या करेगा, जितने भी राजनीतिक बंदी है, यानी जिनको भी नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिनको जेल में डाला गया था, उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी उन भारतीय नेताओं को हम छोड़ देंगे। इरविन ने ऑफर दिया महात्मा गांधी को कि अगर आप ये आंदोलन बंद कर दें और आप चले हमारे साथ लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो हम क्या करेंगे, आपके सभी जो साथी, लीडर्स, नेता, कैदी जिनको हमने गिरफ्तार किया है जेलों में, उनको छोड़ देंगे। तो महात्मा गांधी इस बात के लिए मान गए, ठीक है। और इस तरह से समझौते को बोला गया गांधी इरविन समझौता। अब पॉइंट से लिखना कैसे बताऊं, तो पहला पॉइंट कि गांधी इरविन समझौता है क्या, तो गांधी इरविन समझौता दो लोगों के बीच का समझौता है, महात्मा गांधी और लॉर्ड वॉइसरॉय इरविन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि इस समझौते के अनुसार महात्मा गांधी जाएंगे लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, और बदले में क्या होगा, बदले में भाई समझौता दोनों तरफ से होता है, तो बदले में क्या होगा, ब्रिटिश सरकार यानी कि वॉइसरॉय इरविन भारत के गिरफ्तार नेताओं को, राजनीतिक कैदियों को, बंदियों को छोड़ देगा। तो महात्मा गांधी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाई सारे नेता जेल में रहेंगे तो आंदोलन कैसे चलेगा। तो महात्मा गांधी ने यही ठीक लगा उनको, और महात्मा गांधी चले गए लंदन भाग लेने गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। इस तरह से गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। तो चलिए, तो अब बात करते हैं भाई कि ये कैसे था और क्या था। देखिए, जब पहला गोलमेज सम्मेलन, मैंने आपको बताया कि दो गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला गोलमेज सम्मेलन को बायकॉट किया गया था, जी हाँ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो एक व्यक्ति, इंग्लैंड से एक ग्रुप आया था, इंग्लैंड की सरकार बदली थी हाल ही में, वहां न्यूली एकदम इलेक्टेड टोरी गवर्नमेंट थी, यानी नई नई चुनी टोरी सरकार थी वहां पर। जैसे हमारे मोदी सरकार है ना, कि एक व्यक्ति के नाम पे सरकार को बोला जा रहा है, वैसे ही वहां पर एक सरकार है जिसे टोरी गवर्नमेंट बोला गया था। तो उस टोरी गवर्नमेंट ने, उस टोरी सरकार ने क्या किया, भारत को अलग तरीके से रूल करना चाहा, भारत को अलग तरीके से गुलाम बनाना चाहा। तो उसने भारत में कह सकते हो संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए एक टीम भेजी, जिस टीम का नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। ये आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना तो एक मूवी बनी है जिसमें द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, है ना, हमारे आजादी के ऊपर ही, भगत सिंह के ऊपर ही मूवी है, उसमें दिखाया भी गया है, और एनसीईआरटी की 10वीं की कक्षा में पूरा पढ़ाया भी गया एनसीईआरटी किताबों में। नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, भारत में राष्ट्रवाद एक पूरा नाम से पार्ट है, चैप्टर है, उसमें बताया गया है सामाजिक विज्ञान विषय में। तो साइमन कमीशन जब भारत आया, अब साइमन कमीशन भारत क्यों आ रहा था, साइमन कमीशन है क्या, देखिए, इंग्लैंड वालों ने 7 लोगों का, भारत में क्या हो रहा था, आंदोलन बढ़ रहे थे, लगातार आंदोलन हो रहा था, तो अंग्रेजों को क्या लगा, अब भारत हाथ से निकल जाएगा। तो अंग्रेजों ने भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारतीय लोगों को थोड़ा सा लालच देने के, शांत कराने के लिए एक ग्रुप बनाया 7 मेंबर्स का। ये 7 मेंबर्स का उन्होंने कमीशन बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया सर जॉन साइमन, क्योंकि इन 7 में जो हेड व्यक्ति था, जो मुखिया था इसका, उसका नाम ही था सर जॉन साइमन, इसलिए ग्रुप का नाम उसी के नाम पर पड़ गया साइमन कमीशन। अब ये 7 के 7 अंग्रेज थे। अब भारतीयों ने इसका अपोज किया, भाई तुम भारत का संविधान सुधारने आ रहे हो, भारत में कुछ संवैधानिक चेंज करने आ रहे हो, भारत के लोगों की प्रॉब्लम सुनने समझने आ रहे हो, और इस ग्रुप में कोई भारतीय ही नहीं है, मतलब भारत कैसे चलेगा ये विदेशी डिसाइड करेंगे। तो पूरे भारतीय राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भगत सिंह का ग्रुप हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सब ने डिसाइड किया, जितने छोटे बड़े ग्रुप थे, पहली बार सब साथ आ गए और सबने बोला कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा, साइमन कमीशन का बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो जब साइमन कमीशन भारत के लोगों की समस्या सुलझाने के नाम पर आया यहां भारत में, तो उसका बायकॉट किया गया, उसका बहिष्कार किया गया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं भाई, चलिए आप क्या करिए, ठीक है, आप बायकॉट कर रहे हैं, हमारा बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कीजिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आइए इंग्लैंड, ठीक है, वहां बातचीत करते हैं, यहां तो सब हल्ला ही चल रहा है इंडिया में, है ना, जहां तहां आंदोलन चल रहा है, आप आइए भारत। नेताओं को इन्वाइट किया, टॉप लीडर्स को, है ना, कि आप आइए वहां गोलमेज सम्मेलन में बात करेंगे। लेकिन और इसको, हाँ, अब ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी जैसे लोग, जो बुजुर्ग लोग थे उस समय, सीनियर एक्सपीरियंस लोग थे, वो चाहते थे कि चलो अंग्रेजों की बात मान लेते। लेकिन भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, स्वयं बता रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, सुभाष चंद्र बोस भी, भगत सिंह भी, ये लोगों ने बहुत विरोध किया कि नहीं, हम कोई गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएंगे, हमको कुछ वहां भाग लेने नहीं जाना, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी। ये पूर्ण स्वराज की मांग भी उसी समय आई थी, ठीक है।
तो अगस्त 1930 ईस्वी पूर्व में तेज बहादुर सडोली ने कांग्रेस व सरकार ने बीच समझौते का प्रयास किया था जो विफल रहा था। अतः सरकार ने गोलमेज सम्मेलन बुलाना उचित समझा और 12 नवंबर 1930 ईस्वी पूर्व को शुरू होने वाली सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जो मैंने कहा ना आपको कि राष्ट्रीय कांग्रेस यानी नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी और उनकी टीम, उनकी पूरी पार्टी, उन्होंने बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, ज्यादातर युवा जितने भी लोग थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुद जवाहरलाल नेहरू भी, वो इसमें थे कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएंगे, अंग्रेज बुला रहे हो हम चले जाए मुंह उठा के, ऐसा नहीं होगा, हम बहिष्कार करेंगे, पहले आजादी दो, पूर्ण स्वराज दो, उसके बाद बात करेंगे। तो इस तरह से ये था हमारा क्या, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसका बहिष्कार किया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता क्या मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 का वर्णन कीजिए। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहा जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा सभी जो वो कई मूवमेंट चलाए गए, तो उसमें से सबसे लास्ट में जिस मूवमेंट का, जिस आंदोलन का जिक्र मिलता है, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहा जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, 1942 में शुरू हुआ था बॉम्बे से, उसकी बात हम करेंगे। तो इस मूवमेंट में था क्या, इस आंदोलन में था क्या? तो ये जो आंदोलन है किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। देखो अब इसके बारे में पूरा बता दूं, ये सब तो छोड़ो, थ्योरी वही छोड़ो, मैं ओरली बता रहा हूं, पूरा याद रख लेना पूरा, क्योंकि आप पहले भी इसको सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुके हो। नंबर 1, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी चलाया, एक लाइन बन गई। दूसरा, इस आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में चलाया गया था, 1942 में। कब चलाया गया था भाई? 1942 में। 2 पॉइंट मिल गए। ठीक, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त से बॉम्बे से। वैसे तो कांग्रेस के वर्धा सेशन जो हुआ था, वर्धा का जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था इस मूवमेंट को चालू करेंगे, और फाइनली 8 अगस्त को जो है ये बॉम्बे में मीटिंग करके कांग्रेस की इसको फाइनल टच दे दिया गया और मूवमेंट चालू करेंगे कल से, ऐसा डिसाइड हो गया था। ठीक है, तो इस आंदोलन के कार्यक्रम की बात करें तो इस आंदोलन के कार्यक्रम की बात करें तो 1942 ईस्वी पर को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा आंदोलन को पास कर दिया गया, परंतु 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी व अन्य कांग्रेस कार्य समिति नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया था, क्योंकि 8 तारीख को मैंने बताया ना मीटिंग डिसाइड हो गई थी, तो कल से मूवमेंट चलेगा, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस अब इलीगल है। जिस कांग्रेस को बनाया ही अंग्रेजों ने, उन्हीं अंग्रेजों ने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया था। जी हां, कांग्रेस का स्थापना ही किया था एओ ह्यूम। जी हां, एओ ह्यूम, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये अंग्रेजी प्रोफेसर थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। इन्होंने ही सजेस्ट किया था, भारतीयों को सजेशन दिया था कि भाई एक काम करते हैं, एक संस्था बनाओ जिससे अंग्रेजों से बातचीत कर सको। तब जाके इनकी अध्यक्षता में, इन्हीं के बोलने पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, कांग्रेस पार्टी बनी। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा। तो फिर उसी कांग्रेस को, जिसको अंग्रेजों ने बनाया अपने फायदे के लिए, और उसी कांग्रेस को अंग्रेज परेशान होकर बंद कर दिए, उन्होंने इलीगल भी घोषित कर दिया। तो इस तरह से बॉम्बे अधिवेशन, मुंबई के अधिवेशन में 1942 में 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का। और इस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया, 1942 में किया। वर्धा में कांग्रेस में प्रस्ताव पास हुआ, 8 अगस्त को उसको पूरी तरह से अंतरिम रूप दे दिया गया, लेकिन अगले दिन की मूवमेंट चलाएंगे और अगले ही दिन महात्मा गांधी और सभी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस मूवमेंट को हम बोलेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हां, जिसे कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जी हां, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा। यानी सविनय का मतलब क्या है भाई? प्यार से। यहां सविनय का मतलब क्या है? प्यार। जी हां, एकदम पोलाइटली, है ना, प्यार से, प्यार से। ठीक है, और अवज्ञा का मतलब क्या होता है? आज्ञा न मानना, आज्ञा न मानना, इसे कहा जाएगा अवज्ञा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत ही सॉल्ट मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह से हुई थी। दांडी यात्रा जो आप जानते होंगे साबरमती आश्रम से चली थी, गुजरात के दांडी तक चली थी। वहां पे नमक बना के साथ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, और नमक जो अधिवेशन था, नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं। चलो मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूं, सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत कैसे क्या हुई। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से हुई। बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना क्या? देखिए, महात्मा गांधी ने इसके पहले असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, और इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, वो फेल हो गया था। तो महात्मा गांधी को लगा कि यार ये आंदोलन फेल हो गया क्योंकि हिंसा वगैरह हुई थी, तो कोई बड़ा आंदोलन चलाने से पहले ना भारतीय लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, भारतीय लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा भाई आंदोलन चलाते कैसे, है ना। नहीं तो बार बार बड़े बड़े आंदोलन फेल होते हैं अगर ट्रेनिंग ना हो। जैसे सन 1857 की लड़ाई झांसी की रानी वाली, हम लगभग जीत गए थे, पर वही हिंसा, वही लालच, वही बट जाना, लीडर का ना होना, हार गए।
तो इसी चीज को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, बड़ा मूवमेंट चलाएंगे अच्छा और ट्रेन करके। तो महात्मा गांधी ऐसी चीज की तलाश में जिससे सभी भारत के लोगों को यूनाइट किया जा सके, क्योंकि उस समय भारत जाति के नाम पे बटा था, ऊंची जाति नीची जाति। उस समय भारत धर्म के नाम पे बटा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, है ना, इस तरह से बटा हुआ था। और इसी सब चीज को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने सोचा कि एक कॉमन टॉपिक होना चाहिए। तो महात्मा गांधी को लगा भाई नमक तो हर जाति का व्यक्ति खाता है, हर धर्म का व्यक्ति खाता है, अमीर गरीब सब नमक समान मात्रा में खाते हैं, तो नमक के नाम पे तो सब आ जाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना रखा था कि भाई नमक ना भारत के लोग, कोई भारतवासी नमक बना सकता है, नमक बेच सकता है, उससे नमक सिर्फ अंग्रेज से खरीदना होगा। अब ये क्या है, अब नमक तो सबको चाहिए, अब जिसको भी नमक चाहिए चलो अंग्रेजों के हाथ जोड़ो। तो अंग्रेज उनको कंट्रोल करके रखते थे इस लॉ के थ्रू। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि इस नियम को खत्म कर दिया जाए और नमक बनाने और बेचने की आजादी सभी इंडियंस को मिलनी चाहिए। तो इसलिए महात्मा गांधी ने वो लॉर्ड इरविन, जिसकी बात हमने की थी ना इसके पहले गोलमेज समझौते वाले में, तो लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा कि देखो भाई हमारी कुछ मांगे हैं, अगर आपने ये मांगे मान ली तो ठीक, नहीं मांगे तो हम पूरे देशव्यापी हड़ताल आंदोलन करेंगे, तैयार हो जा रहा हूं। ठीक है, धमकी दी सीधा ब्रिटिश को महात्मा गांधी ने। ठीक है, खैर धमकी शब्द तो सही नहीं होगा क्योंकि महात्मा गांधी धमकी देना नहीं जानते थे बट वो देते नहीं थे क्योंकि सत्य और अहिंसा के पुजारी। तो उन्होंने एक अल्टीमेटम, एक आखिरी चेतावनी दे रखी थी, धमकी नहीं बोलेंगे, चेतावनी, कि देखो भाई ये हमारी 11 मांगे हैं। ठीक है, अब उन 11 मांगों में 10 मांगे ऐसी थी जो रोजमर्रा की जरूरत की, अंग्रेज भारतीयों को मारे पिटे नहीं, आजादी दे दे वैसे वैसे। और 11वीं जो मांग थी कि नमक बनाने के ऊपर जो रोक लगा भारत का वो हट जाए। पर ब्रिटिशर जो था लॉर्ड इरविन, उसने वो बात मानने से इनकार कर दिया और गांधी जी की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। तो गांधी जी ने मजबूर होकर देशव्यापी हड़ताल आंदोलन चालू किया जिसे बोला गया नमक सत्याग्रह। और अपना फेमस दांडी यात्रा, दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया। कहां से? अपने साबरमती आश्रम से 240 मील दूर। कहां जाने के लिए? समुद्र के किनारे, क्योंकि नमक बनाकर ही मूवमेंट का तोड़ना है। इस आंदोलन की शुरुआत ही नमक बनाकर होगी। ठीक है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अब इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें प्यार से अंग्रेजों की बात, आज्ञा न मानने का किया गया था कि ऐसे ही इसे चलाएंगे इस मूवमेंट को। यानी अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानना है लेकिन प्यार से, मारपीट नहीं करना है। अंग्रेजों की हर बात मना करो लेकिन प्यार से मना करो। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी आप जानते हो सत्य और अहिंसा के पुजारी है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, जो है लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे आंदोलन चलाते हैं बड़ा बड़ा। उन्होंने लोगों को सत्याग्रह की ट्रेनिंग दे दी। फिर 12 मार्च को, ध्यान से सुनिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से निकले। ठीक है, साबरमती आश्रम से निकले अपने 79 है ना 79 कार्यकर्ताओं के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। कहां जाने के लिए? गुजरात के कोस्टल एरिया दांडी है ना, दांडी जाने के लिए, जो समुद्र का किनारे पर था। क्योंकि नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को ही उबालना होता, तभी तो नमक बनता है ना उस जमाने में। तो वहां पर गए, और जब गए तो ऐसे नहीं गए। महात्मा गांधी भाई इतना दिमाग वाले व्यक्ति थे, ऐसे हल्के मत लिया करो भाई। महात्मा गांधी चाहते तो गाड़ी से जा सकते थे, ट्रेन से जाते, पर महात्मा गांधी निकले पैदल। 240 मील का डिफरेंस है ना, मतलब 400 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस। और महात्मा गांधी कैसे निकले? पैदल। यानी जहां जहां पैदल जाएंगे उनके साथ भीड़ इकट्ठा होती जाएगी। यानी इतना बड़ा फौज खड़ा हो जाएगा, अंग्रेजों के मान का नहीं होगा, अंग्रेज लड़ नहीं पाएंगे उससे। तो इतनी बड़ी फौज लेकर महात्मा गांधी चलते चलते गांव में जाते, जो गांव पड़ता वहां भाषण देते, लोगों को इकट्ठा करते, निकल लेते। फिर किसी गांव तक रात हो गई तो वहीं पर खाना पीना खा के लोगों को भाषण देके मोटिवेट करते और निकल लेते। ये भीड़ इतनी जमा होती गई। और दांडी पहुंचते पहुंचते, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते पहुंचते 5 लाख की भीड़ उस जमाने में जमा हो गई थी भाई। ये बहुत बड़ी बात थी। पूरा आंदोलन देश में एक पूरा लहर बन गया था भाई। ठीक है, तो वहां दांडी चल पड़े। 200 मील की लंबी पैदल 24 दिनों में तय की। तो और 5 अप्रैल को शाम को वो दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल की सुबह जो समुद्र का पानी है उसको उबाल कर नमक बनाया। और इस तरह से वो नमक वाला जो नियम कानून था टूटा, और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसे ही नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना आपको लिखना रहेगा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे जाइए। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन, जिसे कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जी हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, जिसे एनसीएम भी कहते हैं, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी 1920 में शुरू किया था, सितंबर 1920 में। ठीक है, तो इसकी बात करें तो देखो, ये जो असहयोग आंदोलन है, इसकी शुरुआत ही जो की गई थी महात्मा गांधी ने अपने, अब जितने बड़े बड़े मूवमेंट है सब महात्मा गांधी ने चलाए। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका बहुत बढ़िया अपना आइडिया दिया कि इस मूवमेंट को क्यों चलाना है, कैसे। देखो अब मैं बता दूं असहयोग क्यों। अंग्रेज क्या थे भाई, कितने अंग्रेज थे आए थे भारत में? कितने अंग्रेज आए होंगे? ज्यादा। हम भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, अंग्रेज कितने ही होंगे? ठीक है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, पर हम तो फिर भी 40 करोड़। तो ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग अंग्रेज इतने सारे भारत पर कैसे राज कर रहे थे? 40 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल कर रहे थे? तो भाई
अंग्रेज भारत को भारत के सहयोग से ही गुलाम बना के रखे थे। अंग्रेजों की सेना में कौन? भारतीय। अंग्रेजों घर में नौकर कौन? भारतीय। अंग्रेज की पुलिस में कौन? भारतीय। अंग्रेज की दुकानों में काम कौन कर रहा है? भारतीय। अंग्रेज की फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है? भारतीय। अंग्रेज के कोर्ट में जज बन के, वकील बन के कौन जा रहा है? भारतीय। अंग्रेजों को बना के स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने कौन जा रहा है? भारतीय। जब अंग्रेज सब काम भारतीय से ही करवा रहे और भारतीय को ही गुलाम बनाए हैं, तो महात्मा गांधी ने यही बोला था कि भारत मतलब अंग्रेज जो गुलाम बनाया भारत को, भारत के सहयोग से ही बनाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो गुलाम सब, पर अंग्रेजों के चमचे थे, कह सकते हैं गद्दार थे, वो अंग्रेजों की मदद करते थे हर काम में। तो महात्मा गांधी का यह मानना था कि अगर हर व्यक्ति अंग्रेज को सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेज अपना खुद का काम खुद तो नहीं कर पाएंगे, इतने सारे लोगों को खुद संभाल नहीं पाएंगे, तो अंग्रेजों को मजबूर होकर देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, इसलिए कौन सा आंदोलन आया? असहयोग आंदोलन आया। जी हां, इसे ही असहयोग आंदोलन या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। ठीक, तो ये इसमें बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी। क्या क्या करना, जैसे अंग्रेजों का विदेशी सामान, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, विदेशी सामान को बहिष्कार करना, अंग्रेजों के कोर्ट में नहीं जाना, अंग्रेजों के स्कूल में बच्चे पढ़ने जाना बंद कर दें, अंग्रेजों के यहाँ काम करना ब्रिटिश इंडियंस जो भारतीय थे बंद कर दें। तो इस तरह से हम असहयोग करेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। इसलिए असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक, तो ये असहयोग आंदोलन, ये क्लियर आपको? ठीक है, तो ये इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डीएड की परीक्षा में, जेबीडी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से ही 100% गारंटी, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। पहले इन क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। इसके सभी बाकी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर, पूरा फुल नोट्स, अब 3 तरह के नोट्स, डिटेल नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर और फिर शॉर्ट रैपिड स्टडी के लिए शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। जी हां, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे ऐप का लिंक पाओगे। उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप हरियाणा डीएलएड और जेबीटी का कोर्स परचेस कर सकते हो। वहां पे आपको प्रथम वर्ष का कोर्स मिल जाएगा, जहां आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ रैपिड स्टडी के लिए, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी के लिए वहां वीडियो लेक्चर हर यूनिट का, हर विषय का सब मिल जाएगा। और 3-3 तरह के नोट्स मिलेंगे और कई वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहले आए थे ना, सेम टू सेम, वो भी अपलोडेड है पीडीएफ फॉर्म में। तो ये बहुत सारी चीज आपको वहां मिल जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। बिना किसी कूपन कोड के, कूपन कोड नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है 33% की छूट। बिना कूपन कोड डाले आप 33% की छूट पा सकते हैं। 33% का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए और कोर्स जरूर परचेस कीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड जो डीएलएड की तैयारी करे जेबीटी की, उन तक वीडियो पहुंचाइए। द्वितीय वर्ष की तैयारी करने के लिए भी इसी चैनल पर जुड़ना, पूरी तैयारी करवाई जाएगी शुरू से अंत तक, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया परीक्षाएं जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।